नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी कर रही हैं। और वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान भी सामने आया। नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। तो यानी कि वार पलटवार अब शुरू हो गए हैं। जिस तरह से 19 अप्रैल को पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान किए गए, उसके बाद जो है एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार ही आएगी, इस बार हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। हालांकि कम मतदान हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ही सरकार आने वाली है। तो वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की नाकामी और उनके मुद्दों की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं और अब जो है उसका जवाब जनता देगी और हमारी इस बार सरकार बनने वाली है। तो यानी कि वार पलटवार भी शुरू हो गए और कई बड़े दावे भी एक दूसरे की तरफ से किए जा रहे हैं। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। तो पवन, लगातार जो है पार्टी द्वारा, बीजेपी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली है और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है हालांकि मतदान कम हुए हैं लेकिन सरकार हमारी ही आएगी। बिल्कुल बबीता, जिस तरह से उम्मीद थी, जनता को भी उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशी के प्रति अपनी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के लगातार अभियान चला रही थी, वो कहीं न कहीं उसकी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति विफल हुई है। और इसी वजह है कि उत्तराखंड में जो 10% मत प्रतिशत बढ़ाने का जो लक्ष्य था, वो कहीं न कहीं और ज्यादा 4% से लगभग वो कम हुआ है। इसको दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में जरूर मान रही हैं, लेकिन इस 4 तारीख तक अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जब मतगणना होगी तब ये पता चलेगा कि आखिर ये कम मत प्रतिशत किसके पक्ष में रिजल्ट देता है जी। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस मत प्रतिशत को भी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कि उनकी उदासीनता, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की उदासीनता, एक दूसरे राजनीतिक दल की उदासीनता, इस मुख्य वजह इसको बताती है। लेकिन ये जरूर है कहीं कहीं बीजेपी का भी जो बीजेपी का मंत्र वो भी फेलियर साबित हुआ है जी पवन, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि जब भी मतदान कम हुए हैं तो बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि इसमें विपक्ष को काफी फायदा पहुंच जाता है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए? बिल्कुल, अगर मत प्रतिशत कम होता है तो कहीं न कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, कई जगह पे उसके परिणाम सत्ताधारी पार्टी के अनुकूल भी होते हैं और कई जगह पर उसके परिणाम सत्ताधारी पार्टी के विरोध में होते हैं। विरोध की वजह होती है, इसी वजह से जो कम जागरूकता जनता के अंदर कम होती है, जनता उसके लिए कहीं न कहीं उदासीन होती है। मत डालने के लिए, कहीं न कहीं बूथ पर पहुंचने के लिए वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होती है। यही वजह होती है कि ये जो सत्ताधारी पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब जो मत प्रतिशत कम हुआ है उससे कहीं न कहीं जैसा जो राजनीतिक पंडित है उनकी अगर माने तो इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, जबकि विपक्षी दल को इसका फायदा होने वाला है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी का भी यही दावा है कि जो मत प्रतिशत था वो कांग्रेस क्योंकि कहीं थी नहीं, हताशा में थी, निराशा में थी और अंतरकलह की वजह से ये मत प्रतिशत कम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ तक नहीं पहुंचे। लेकिन पवन, क्या कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जनता के बीच में हालांकि कितनी रैलियां निकाली गई है, खुद पुष्कर सिंह धामी ने पूरा नेतृत्व भी किया है, कमान संभाली हुई थी, खुद पीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, लगातार वो एक के बाद एक दौरा भी कर रहे थे उत्तराखंड को लेकर। तो क्या कहा जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दे हावी हो चुके थे, इसलिए ये कारण रहा कि मतदान इस बार कम हुआ है। क्योंकि जब भी रैली निकलती है जनता के अंदर एक जोश भरती है ताकि जनता बाहर निकले और फिर ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही देखने को मिला है।
बिल्कुल बबीता, जिस तरह से उत्साह होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले के भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2014 का रहा हो, चाहे वो 2019 का रहा हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर रैली होती है, उसके बाद में वहां पर जो जन जागरूकता है उसका असर हमेशा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार तो रैलियां होने के बावजूद भी तो इस मत प्रतिशत को जो कम होना, उसके बावजूद भी मत प्रतिशत कम होना, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, उसके अंदर भी उदासीनता थी, तो वही विपक्षी दल उसके अंदर भी उदासीनता थी। यही मुख्य वजह है। और इसका तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो सख्ती की गई थी चुनाव अभियान में, उसकी वो भी एक बड़ी वजह इसमें हो सकती है। लेकिन अब 4 तारीख को जब मतगणना होगी, तब इसके पक्ष में मतदान जो हुआ है वो होता है, और किसको इसका कम प्रतिशत का लाभ मिलता है, ये तो 4 तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी पवन, क्या रुख लग रहा है जनता का? क्योंकि आप जनता के बीच में भी पहुंचे, जनता से आपकी बातचीत भी हो रही होगी, काफी लोगों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहने वाले और जनता का रुख क्या लग रहा है फिलहाल के लिए? हालांकि ये नेशनल लेवल पर इसके मुद्दे बनाए जाते हैं, और जनता का जो रुख है उसमें भी स्थानीय मुद्दे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो स्थानीय मुद्दे थे उनको भी बेस बनाया गया था, और उसके आधार पर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जीतने की कोशिश की गई थी। जहां एक वो कांग्रेस राज्य सरकार का धामी सरकार के ऊपर पलटवार कर रही थी, बाहर पलटवार का दौर चल रहा था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को भी कमियां गिना रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपने एजेंडे को लेकर के, जो आगामी एजेंडा है उसको लेकर के जनता के बीच में अपनी पहचान बना रही थी। साथ ही जो 10 वर्षों में महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए, चाहे वो जन सरकार से जुड़े हुए हो, चाहे वो राष्ट्र से जुड़े हुए हो, चाहे वो सेना से जुड़े हुए हो, चाहे वो राम मंदिर से जुड़े हुए हो, चाहे वो धारा 370 से जुड़े हुए हो, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रही थी। तो कहीं न कहीं यदि इन राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को इस कम मत प्रतिशत के बावजूद भी उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इन सब मुद्दों से हटके अगर स्थानीय मुद्दों पर अगर जनता ने उस पर मोहर लगाई होगी, या जो कांग्रेस के जो तो उससे नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है पवन, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कई बार नुकसान भी हुआ है, कांटे की टक्कर काफी देखने को मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव हुए तो क्या कहा जाए, विधानसभा के जो चुनाव है उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे वो हावी हो सकते हैं इस पर भी, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर उस समय भी देखने को मिली थी। बिल्कुल, हर सीट पे लगभग 2022 की अगर बात की है तो उस समय भी कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ रही थी, और हर जगह जो भी कांग्रेस की सीटें आई हैं तो वो कहीं न कहीं उसमें 2017 की अपेक्षा बढ़ोतरी भी हुई थी। लेकिन और जो सीटें हारे हैं उनमें भी अंतराल भी काफी कम था। लेकिन वही इस समय जो लोकसभा को लेकर के कहीं न कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उतने प्रभावी ढंग से नहीं उठा सके। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता कहे जा रहे थे, जो हमेशा जिनको लेकर के एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने होती, उन सभी ने चुनाव लड़ने से कहीं कहीं हाथ खड़े किए, उन्होंने चुनाव लड़ने से पीछे हटने का काम किया। इससे भी कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल डाउन हुआ एक तरफ, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, और उनके अंदर जो उत्साह था वो अलग देखने को मिल रहा था। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे हों, चाहे वो प्रीतम सिंह रहे हों, चाहे वो गणेश गोदियाल रहे हों, हालांकि गणेश गोदियाल फिर भी अच्छा चुनाव लड़े और उन्होंने ये हिम्मत जताई चुनाव लड़ने की। लेकिन उससे पहले यशपाल आर्या नेता प्रतिपक्ष भी रहे, कई बार मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह, उन्होंने भी टिहरी से लड़ने के लिए मना कर दिया था। हरीश रावत स्वयं हाथ खड़े करके अपने पुत्र लेकिन यानी कि कई ऐसे मैसेज भी गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख का इंतजार है कि आखिर जनता किसे चुनती है और किसे नहीं चुनती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ता को एक बार फिर से झटका लग सकता है। बिजली के दामों में 9 से 11% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो यूपीसीएल ने उत्तराखंड नियामक आयोग को बिजली के दामों में 23 से 27% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन नियामक आयोग ने जनसुनवाई करने के बाद उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से
बिजली के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसी हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते की शुरुआत में उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। इस बार बिजली की बढ़ोतरी 11% तक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ जो है अब कहा जा रहा है कि बिजली के जो बिल है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ता को एक बार फिर से झटका लग सकता है। हालांकि हर महीने बिजली के बिल बढ़ते हैं, लेकिन बिजली के दामों में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो 9 से 11% तक की ये बढ़ोतरी हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक बड़ा झटका लगने वाला उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को। बिल्कुल, देखिए, हेलो जी राजकुमार, सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड का जो हमारा ऊर्जा निगम है उसकी तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि लगातार जो बिजली उत्तराखंड को खरीदनी पड़ रही है, महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही है और उत्तराखंड में जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा उसमें कमी आई है। इसको अर्थ क्योंकि आगे अभी मई जून यानी कि गर्मी का समय रहने वाला है, तो इसको देखते हुए यूपीसीएल ने पिछले सरकार से मांग की है कि जो रेट है उसको रिवाइज किया जाए, यानी कुछ बढ़ोतरी की जाए। तो हालांकि परसेंटेज तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड शासन से किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं मिली है, जिस कारण अभी यूपीसीएल फिलहाल दाम बढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर अगर मुख्यमंत्री बैठक करते हैं तो कहीं ना कहीं 10 से 11% तक की बढ़ोतरी की जो हमें। लेकिन वहीं पर बिजली के दामों में उत्तराखंड नियामक आयोग को बिजली के दामों में 23 से 27% तक की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव भेजा गया था राजकुमार। तो यानी कि 20% से ज्यादा यहाँ पे बिजली कहा जा रही है महंगी हो सकती है। देखिए, क्योंकि प्रस्ताव नियामक आयोग हो गया है, नियामक जो आयोग है हमारा, उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बिजली क्योंकि हमसे बाहर से खरीदी पड़ रही है, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और बिजली जब महंगी आएगी तो जाहिर सी बात है बिजली महंगी देनी पड़ेगी। हालांकि उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो सूचना हमें मिली है कि इसमें अभी एक बैठक की जाएगी, बड़ी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है, उसके बाद कोई निर्णय होगी आगे उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ाए जाए या नहीं बढ़ाए जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि बिजली लगातार हमें आपूर्ति के हिसाब से बाहर से खरीदनी पड़ रही है, डिमांड बहुत है और उत्पादन है नहीं, तो इसलिए रेटों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। हालांकि जो सूत्र बताते हुए ये तो यानी कि एक बार फिर से बिजली के बिल को लेकर झटका लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही मई महीने में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। तो वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि बैठक ग्रीन कार्ड बनाना और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर चर्चा भी की गई है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलती है, जिसमें हो रही समस्याओं के निदान को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। चार धाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी। वहीं पौड़ी जिले के सिविल वन क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। सोमवार को डायट चाडी गांव के पास सिविल वन क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई, जिससे आग बड़ी तेजी से नीचे की तरफ एक स्कूल की ओर बढ़ने लगी। तेजी से बढ़ती हुई आग की सूचना वन विभाग को दी गई और डीएफओ सिविल और स्वयं प्रदीप कुमार धोलाखंडी ने बताया कि मौके पर वन विभाग के स्टाफ को भेज भी दिया गया था, जल्द ही आग को नियंत्रित कर लिया जाएगा। वहीं डीएफओ ने वन संपदा को आग लगाकर नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्वों की सूचना वन विभाग तक पहुंचाने की आम जनता से अपील भी की है, ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके।
सूचना पहुंची तो तुरंत वहां पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। वहीं नगर निगम द्वारा आवासीय और गैर आवासीय टैक्स वसूलने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में नगर निगम अब गैर आवासीय भवनों से भी हाउस टैक्स वसूलेगा, जिसमें सहस्त्रधारा क्षेत्र के IT पार्क के नजदीक गैर आवासीय भवनों से करीब 10 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाएगा। इसको लेकर कर अधीक्षक पूनम रावत ने बताया कि साल 2018 से इन्हें हाउस टैक्स देने का बिल भी भेज दिया गया है और जमा न करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो हम RT पार्क में जो टैक्स वसूली का काम कर रहे हैं उसमें लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का नगर निगम में जो बकाया चल रहा है वो वसूला जाएगा। उनको हमने पिछले साल भी उनको भुगतान का जो नोटिस दिया था वो दिया था। इस बार भी उनको बिल भेजे गए हैं। अग्रिम कार्रवाई जैसे भी हमारे नगर आयुक्त महोदय कहेंगे वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं विकास नगर के लाखनवाला गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से यह आग लगी है, जिसमें खेत में लगी कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिसके बाद फसल में आग लगने की खबर से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने के लिए पानी के छिड़काव से लेकर ट्रैक्टर के जरिए फायर लाइन बनाकर आग को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की। ग्रामीणों की इस कोशिश की वजह से दूसरे खेतों के बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलने से बच गई, लेकिन आग पर काबू पाए जाने से पहले कई बीघा फसल जलकर राख हो चुकी थी। खबर रुड़की से है, जहां खेत में पानी आने के विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले गाली गलौज हुआ, उसके बाद लाठी डंडे तक चलने लगे। वहीं एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से लाठी डंडे और खोखा बरामद कर लिया है। SSP और SP देहात ने मौके का मुआयना भी किया। वहीं SP देहात SK सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में युवक की हत्या की गई है और युवक को एक गोली भी लगी है। मौके पर जाकर जांच की गई है। अब जांच के बाद आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं ऋषिकेश एम्स का चौथा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। उनके हाथों टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल भी दिए गए। दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक भी दिए गए। दीक्षांत समारोह में कुल 598 छात्र छात्राओं को उपाधि भी दी गई। दीक्षांत के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल हुई। तो वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।